नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना जनपद मेरठ से है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके का प्रमुख जनपद मेरठ। बात 21 जनवरी 2020 की है। मेरठ के परीक्षतगढ़ थाना क्षेत्र के दुर्वेशपुर गांव में 21 तारीख की रात बीएसएफ का एक जवान खेतों में काम करने के लिए गया था, जहां किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नाम था संजीव कुमार। संजीव श्रीनगर के कुपवाड़ा में तैनात था और 15 दिन की छुट्टी पर, आकस्मिक अवकाश पर वो अपने घर दुर्वेशपुर आया था। एक दिन पहले वो यहां पर आया और अगले ही दिन यानी मंगलवार को, यानी 21 जनवरी 2020 को वो पहले अपने खेतों पर फसल के चक्कर में घूमा और उसके बाद बथुआ तोड़ने के लिए, एक खेत में उसके बथुआ थे, तो बथुआ तोड़ने के लिए अपनी पत्नी के साथ, पत्नी का नाम था गीतांजलि, उसने कहा कि आज हम लोग चलते हैं और खेत से बथुआ ले आएंगे, बथुआ का साग खाएंगे। जम्मू कश्मीर में अपनी तैनाती के समय बथुआ के साग के लिए मैं तरस गया, ऐसा उसने कहा और गीतांजलि उसके साथ हो ली। करीब 7:30 बजे के आसपास, आप समझ सकते हैं जनवरी का महीना था और धुंध पड़ रही थी, रोशनी शाम को बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी, अंधेरा था। अचानक गीतांजलि चिल्लाते हुए खेत से बाहर आई। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। उसने बताया कि संजीव को खेत के पास किसी ने गोली मार दी। गांव इकट्ठा हुआ, उसे उठाकर अस्पताल के लिए चले, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस भी मौके पर आई। बीएसएफ का सर्विंग जवान छुट्टी पर आया था। थोड़ा सा पुलिस इस तरह के मामलों में प्रिकॉशन लेती है कि ऐसा कुछ न हो कि कल को ये पता लगे कि हमारे जवान जो सीमा पर तैनात हैं, उनके साथ घर में कोई ऐसी बात हो जाए कि जो रोष का कारण बने। खैर, डॉग स्क्वाड भी आया और जितने पुलिस की यूनिट्स हैं सब आई, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं लगा। वहाँ से थोड़ी दूर पर मुख्य मार्ग था। डॉग वहाँ से मुख्य मार्ग तक गया और लौट आया। पुलिस ने सारे लोगों की, जो घर वाले हैं, उनकी सबके मोबाइल नंबर लेकर सीडीआर निकालनी शुरू कर दी। गांव में इस फौजी संजीव कुमार का किससे झगड़ा है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कोई बात है, ये पता लगाने के लिए पुलिस ने गांव में प्रधान सहित बहुत लोगों से बात की, लेकिन इस तरह का कोई पुराना झगड़ा या पुरानी रंजिश पुलिस की जानकारी में नहीं आई। आप जानते हैं, हर जिले में फौजियों के वेलफेयर के लिए यूनिट्स बनी हुई हैं, बड़ी यूनिट्स हैं। उसमें कुछ रिटायर्ड फौजियों का अपना संगठन है और कुछ जो सर्विंग लोग हैं उनके वेलफेयर के बारे में जो कैंटोनमेंट के जो अधिकारी हैं, उन्हें निर्देश होते हैं कि वो जाकर देखें। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने एसएसपी से संपर्क किया। एसएसपी ने सीओ सदर देहात अखिलेश भदौरिया को इस काम के लिए लगाया। बॉडी पंचायतनामा होकर पोस्टमार्टम के लिए चली गई।
पोस्टमार्टम भी होकर आ गया। पोस्टमार्टम में क्लोज रेंज से गनशॉट इंजरी सिर पर आई और एक ही इंजरी सफिशिएंट थी उसकी मृत्यु को कारित करने के लिए। पुलिस भी इस उलझन में थी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। इसी बीच गांव के ही किसी व्यक्ति ने थानाध्यक्ष परीक्षित गढ़ को अलग से जाकर ये बताया कि थोड़ी दूर पर, उस खेत के थोड़ी दूर पर जो पगडंडी गई है, मैं खेतों का काम करके अपनी मोटरसाइकिल से स्टार्ट करके घर को जा रहा था। इसी बीच मैंने संजीव के भाई गुल्लू उर्फ गुलाब सिंह उसको खेतों से निकलकर पैदल ही भागते हुए देखा था। अब इस तरह की चंडू खाने की खबरें तमाम किसी भी जो बड़ी वारदात होती है उसमें तमाम इस तरह की खबरें आती हैं, साहब इसको भी देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए। कुछ लोग इसमें अपनी रंजिश भी भुनाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने भी इस सूचना को इसी तरह लिया कि लगता है कोई रंजिश होगी। बहरहाल ये बात थानाध्यक्ष ने अखिलेश भदौरिया सीओ सदर देहात को बताई कि इस तरह की सूचना किसी ने दी है, लेकिन सूचना में बहुत दम नहीं लगता है। ऐसा लगता है किसी रंजिश की वजह से किसी ने इसके भाई का नाम बता दिया है, क्योंकि तमामी जांच और मौके की जांच में इस तरह की कोई बात कि भाई में कोई मनमुटाव हो आया है नहीं। क्योंकि जिस भाई का नाम गुलाब सिंह और गुल्लू का लोग बता रहे हैं या उस आदमी ने बताया है, वो दरअसल उसका पूरा खर्चा संजीव ही उठाता है। उसे खेती के लिए, कपड़े के लिए, बाजार के लिए सारे पैसे संजीव ही देता है और आपस में प्रॉपर्टी का कोई विवाद नहीं है। फिर भी सीओ सदर ने कहा कि एक बार उसको बुलाकर पूछताछ कर ली जाए। बहरहाल गुल्लू को थाने पर लाया गया, थाना परीक्षित गढ़ पर। गुल्लू से पूछताछ शुरू हुई। गुल्लू रोए न तो रोए कितना कि साहब हमारा तो सब लुट गया, हमें कौन पैसा देगा, हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, भाई भी चले गए, जवान भाभी घर में है, बुजुर्ग माँ बाप हैं घर में, यही सहारा थे हम लोगों के। बहरहाल पुलिस ने पानी वानी पिला के उसे शांत किया और ये कहा कि नहीं कुछ तो प्रकाश डालो, क्या बात है, कैसे हो सकती है, किससे झगड़ा था, कभी इनसे किसी से झगड़ा हुआ हो या यहाँ का कोई आदमी इनकी यूनिट में जम्मू कश्मीर में तो तैनात नहीं था, वो भी छुट्टी आया हो, ये सब पता करके तुम्हें बताना पड़ेगा। कारण जो तुम्हारी समझ में आता है फिलहाल तुम वो बताओगे ताकि हम लोग उसको एक्सप्लोर कर सकें। सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड या कैंटोनमेंट मेरठ कैंटोनमेंट के थे, वो भी बराबर सर्किल ऑफिसर से, एसपी सिटी से और एसएसपी से संपर्क में थे कि क्या हुआ, कुछ पता नहीं लग रहा था। पुलिस ने गुल्लू से ये पूछा कि तुम अच्छा दिन भर की दिनचर्या बताओ। गुल्लू ने अपना सुबह से शुरू किया, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद की लोकेशन उसने 2 अलग अलग पूछताछ करने वालों को अलग अलग बताई। चूंकि उस पर कोई शक नहीं था, इसलिए उसकी सीडीआर पे क्राइम ब्रांच और थाना परीक्षित गढ़ ने बहुत मेहनत नहीं की। बहरहाल सीडीआर उसकी पहले से आई हुई थी। पुलिस ने बारीकी से देखना शुरू किया। ये पाया कि शाम को 6 बजे इसका मोबाइल ऑफ हो गया और घर पर ही ऑफ हो गया। उसके बाद रात में 12 बजे इसका मोबाइल खुला।
और मोबाइल से इसकी पहली बात घर ही पर अपनी भाभी से हुई। दोनों की लोकेशन या दोनों की सेल आईडी एक ही थी। पुलिस ने पूछना शुरू किया कि भाई रात में तुम कहां थे। उसने फिर कोई दूसरी जगह बता दी। फिर गीतांजलि को थाने पर लाया गया कि भाई एक ही घर में एक ही छत के नीचे भाई की हत्या हो गई है, भाई की लाश मॉर्चरी में है, अगले दिन पोस्टमार्टम होगा और दो लोग मोबाइल फोन पर क्यों बात कर रहे हैं जबकि वहां तमाम रिश्तेदार भी इकट्ठा हैं। इस तरह के सवाल के लिए गीतांजलि तैयार नहीं थी। गीतांजलि को यह लगा कि पुलिस को हम लोगों की बातचीत का कोई अंश मिल गया है, कोई क्लू मिल गया है। पुलिस ने जब गीतांजलि से पूछा कि रात में 12 बजे तुमसे क्या फोन पर बात की गुल्लू ने, तुम्हारे देवर ने, तो उसने झटके में या झट से कह दिया कुछ नहीं, हालचाल। फिर उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारे पति की हत्या हुई थी, तुम्हारा देवर भी वहां गया था, तुम वहां थी ही थी, साथ साथ पुलिस थाने पर आए, किस बात का हालचाल पूछ रहे थे। बस यहीं पर गीतांजलि थोड़ा गड़बड़ाने लगी। पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने गुल्लू के साथ विशेष श्रेणी की पूछताछ शुरू कर दी। जब एक पर्टिकुलर बिंदु पर गीतांजलि और गुल्लू दोनों ही अलग अलग तरह के बयान, डेविएटेड बयान और थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि हिचक कर दिए जाने वाले बयान जब देने शुरू किए, तो विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ देवर गुलाब सिंह यानी गुल्लू से शुरू हुई। थोड़ी देर तक उसने रजिस्ट किया, उसके बाद उसने सारी बात बता दी। उसने बताया कि भैया संजीव कुमार की शादी लगभग साल भर पहले गीतांजलि से हुई थी। शादी के समय वो करीब 1 महीने की छुट्टी आए थे। छुट्टी के बाद वो चले गए। शुरुआत में छोटे मोटे काम के लिए भाभी मुझसे कहती रही, लेकिन धीरे धीरे मेरा दिल अपनी भाभी पर आ गया और कालांतर में या समय के साथ ही साथ हम दोनों के संबंध हो गए। हम लोग अलग अलग कमरों में रहते थे, लेकिन बात फोन से ही करते थे, क्योंकि घर में माँ बाप थे। उसके कमरे में न मैं सो सकता था, न वो मेरे कमरे में सो सकती थी। हम लोग अकेले का इंतजार करते थे। माँ बाप जब न हों तब हम लोग मिलते थे और ज़्यादातर खेत में काम करने के बहाने या खेत देखने के बहाने जब बाहर जाते थे तब अपने संबंध बनाया करते थे। संजीव अपनी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में जहां उसकी पोस्टिंग थी, वहां से फोन से बात करने के लिए जब भी रात में खाली होता था तो गीतांजलि को फोन करता था और 10 में से 4 बार या 5 बार गीतांजलि का फोन उस समय इंगेज आता था। कई बार उसने पूछा भी, अभी मैंने मिलाया इंगेज था, इतनी रात में किससे बात हो रही, तो कभी वो कहती माँ से बात हो रही, कभी पापा से, कभी भाई से, इस तरह की बातें बता दिया करती थी। उसके बाद 1.5 महीने बाद फिर वो 15 दिन की छुट्टी आया, तो इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि इतनी रात में हर दिन 10 में से 5 बार ये भी इंगेज आता है, कितनी बात तुम्हारी माँ करती है। अब चूंकि झूठ के पैर हाथ नहीं होते हैं, इतनी मेहनत नहीं कर रखी थी गीतांजलि ने कि घर वालों को भी बता देती कि अगर पूछा जाए तो कह देना हाँ हम रात में ही बात करते हैं।
संजीव ने अपने ससुराल फोन मिला दिया, सास को भी और ससुर को भी, कि भाई दिन भर का समय आपके पास रहता है, आप लोग बात कर लिया करिए, रात का टाइम तो मेरे लिए छोड़ दीजिए। हमारी जब दूसरी शिफ्ट होती है, हम रात में खाली होते हैं और चाहते हैं कि गीतांजलि से बात करें, तो आप लोगों की वजह से फोन इंगेज रहता है। सास और ससुर ने साफ मना कर दिया कि हम लोग तो 9 बजे सो जाते हैं और हम दिन में ही बात करते हैं, रात में कभी हमने बात नहीं की है गीतांजलि से। लेकिन एक आध दिन ही छुट्टी के बचे हुए थे, तो काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए उसने कहा कि तुम ईमानदारी से हमें बता दो कि इतनी रात में किससे बात करती हो। तुम चाहो तो अपनी माँ और बाप से बात कर लो, मैंने पूछ लिया है, वो 9 बजे के बाद कभी नहीं जगते। बात इतनी कड़वाहट वाली हो गई कि दोनों में आपस में चलते समय कहा सुनी हुई। और वो जो होता है ना कि मैं कभी बात नहीं करूंगा और ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, बताना पड़ेगा, फोन करके बता देना, परसों पहुंच जाऊंगा, इस तरह की बातें जो पति पत्नी के बीच में होती हैं। उसके जाने के तुरंत बाद गुल्लू और गीतांजलि ने कहा कि लगता है कि संजीव को शक हो गया। शक न हुआ होता तो वो क्यों मेरे माँ बाप से ये बात पूछता कि रात में क्यों फोन करती हैं। अब रात के उस समय में 10 से और 1 के बीच में जब हम लोग बात करते थे, अब हम बात नहीं करेंगे। इधर चूंकि ये बात उसकी भी घर कर गई थी, संजीव के भी, तो वो उसने भी टाइम बदल दिया कॉल करने का। जब वो 9 और 10 के बीच में, दूसरी शिफ्ट में 9-10 के बीच में बात करी, तो फिर फोन इंगेज। और फिर फोन पर ही उसने काफी भला बुरा कहा गीतांजलि को कि मैं आपकी बार छुट्टी आऊंगा तो चाहे 2 महीने रहना पड़े, मैं पता लगा के जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं तुम्हारे फोन की कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। दुनिया की बातें उसने धमकी में कही। गीतांजलि डर गई। उसने गुल्लू से कहा कि अब की बार वो छुट्टी पर जब आएंगे जनवरी में, तो अगर इनका इंतजाम नहीं किया तो फौजी हैं, ये तुमको भी मार देंगे और हमको भी मार देंगे। गुल्लू भी थोड़ा सा मन में उसके भय हो गया कि इतना पीछा करने का मतलब भैया को पता लग गया। जिस दिन संजीव आया, तय कर लिया इन लोगों ने कि ठीक है कि कोई भी बहाना बना के, कैसा भी बहाना बना के इसे खेतों की तरफ ले चलो और आज ही कल में ले चलो, मैं वहीं कट्टा छिपा कर रखूंगा, मौका देखते ही मार दूंगा। जिस खेत में बथुआ इनके लगा हुआ था, वो ज्यादातर उसकी खेती क्या होती है, वो जंगली जैसा ही होता है, लेकिन चूंकि हरी सब्जी है और दिल्ली विल्ली में इसकी खपत होती है, तो लोग कहीं कहीं लगाते भी हैं। ऐसे ही बातचीत में उसने बथुआ की सब्जी के लिए कह दिया गीतांजलि ने। तो उसने कहा बाजार से, बोले बाजार से नहीं, अपने वाले खेत में है, वहीं से ले आओ। तो उसने कहा हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, किस वाले खेत में है। यही चाहती थी गीतांजलि, या पहले से इन लोगों ने तय कर रखा था कि इसी बहाने उसको ले जाया जा सकता है, और हुआ भी यही। उसने गीतांजलि को चलने के लिए कहा। गीतांजलि पहले से तैयार बैठी थी कि बिल्कुल जैसे ही कहेंगे मैं चल दूंगी। फोन से मिस्ड कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल गई नहीं, क्योंकि उस समय गुल्लू ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था, चालाकी की थी। फिर गीतांजलि को एहसास हुआ कि चलो आज नहीं कल देख लेंगे, फोन क्यों स्विच ऑफ रखा इसने। बहरहाल ये वहां पहुंचे, घर से निकलते ही गुल्लू ने देख लिया था। वो उसी खेत पर पहुंच गया जहां की बात हुई थी, जहां से बथुआ इनको तोड़ रहा था। वहां छिप कर बैठ गया, कट्टा हाथ में था।
और जैसे ही इसकी भाभी और भाई बथुआ उसको उसके ऊपर से उसकी पत्तियां निकाली जाती हैं, वैसे ही गुल्लू ने मुंह में कपड़ा बांध के, जिसको कहते हैं नकाब बांधना, धीरे धीरे अपने भाई बैठा हुआ था, बथुआ तोड़ रहा था। बिल्कुल शाम का धुंधल का रहा होगा, लेकिन कोहरा बहुत था। नजदीक पहुंचा और उसने सिर पर सटा के गोली मार दी। कट्टे को वहीं खेत में ही फेंका और वहां से पैदल पगडंडी की तरफ भागता हुआ गया। पुलिस को पूरी बात समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गया कि जिस आदमी ने इसको भागते हुए देखा था, ये सूचना दी थी, उसने बिल्कुल सही सूचना दी थी। पुलिस ने फिर इस बात को गीतांजलि से वेरीफाई किया और वैसे ही किया जिस तरह से गुल्लू के साथ किया गया था। दोनों के वर्जन एक मिले, दोनों को गिरफ्तार किया गया और दोनों को जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, देवर भाभी के संबंधों या रिश्तों के बारे में मैंने अभी एपिसोड 637 में बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरह के संबंध ऐतिहासिक रूप से, जैसे मैंने बताया था उसमें कि देवर भाभी और जीजा साली के जो संबंध हैं, उनमें कभी कभी फूहड़ फंसा आ रहा है, खासकर होली और इस तरह के त्योहारों के समय में। और किस तरह से ये रिश्ता जो पहले किसी पर्पस से हंसी मजाक का रिश्ता बनाया गया था, अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। आप एक बार अगर सुन लेंगे कि उसमें बहुत डिटेल में मैंने उसके तमाम पर्सपेक्टिव्स बताए थे। आज उनको यहां पर दोहराने की जरूरत नहीं है। बस यही कह सकता हूं कि आखिर क्या होता जा रहा है हमारे समाज को। रिश्तों की सूचिता तार तार हो रही है। वही भाभी जिसको समाज ने मां का दर्जा दिया था, और वही देवर जो भाभी के लिए बेटे समान होता था, ऐसा सामाजिक तौर पर जिसे अनरिटन गाइडलाइंस रूल्स ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, कि वो मां और बेटे माने जाएंगे देवर और भाभी के रिश्ते को। लेकिन अवैध संबंध में इस 20 की 3-4 अपराध की घटनाओं में देवर और भाभी इतने अंधे हो गए कि पति की हत्या कराने में जरा सा भी हिचक नहीं हुई। पति जिसकी वजह से पत्नी को सारा सुख है, नाम भी पत्नी का पति के साथ ही लिया था, फलां की बहू, फलां की बीवी। आज भी सोसाइटी में पति के नाम से ही पत्नी को जाना जाता है, जब तक कि पत्नी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई सामाजिक कार्य न करे कि उसके नाम से पति को जाना जाए। लेकिन सामान्य रूप से पति के नाम से ही पत्नी को जाना जाता है। पति ही उसके सारे सुख का आधार है, कमाता है, ले आता है, जरूरतें पूरी करता है, सब करता है। और देवर गुल्लू तो पूरी तरह से अपने भाई संजीव पर आश्रित था। सारा खर्चा उसका वही उठाता था, संजीव ही, और रिश्ते में देवर भाभी थे। लेकिन अंजाम के बारे में दोनों ने कभी नहीं सोचा, अंधे हो गए थे। और अगर एक बार अंजाम के बारे में सोच लेते तो जो उन लोगों ने किया वो कभी न करते। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।